चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 ग्रेविटेशन का। तो लेक्चर नंबर 3। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, इसमें हम लोग आज बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे कभी इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम बात करें कि पहले हम बात कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसके फॉर्मूलेज आप लोग याद रखेंगे। एस्केप वेलोसिटी और इसकी वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी। अगर हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। देखो, अगर हम ये बोलें कि ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ। अगर ये अर्थ है हमारे पास, दिस इज अर्थ। अगर ये अर्थ है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक कोई रॉकेट या कुछ भी चीज हम मान लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं हमारे पास एक मास है m। क्या है, एक मास m है। ठीक, अच्छा, अगर इस पे एक मास m है तो क्या होगा कि इसको कौन खींच रहा होगा, तो इसको एक एनर्जी खींचती है अपनी तरफ, यानी इसके पास एक एनर्जी होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, यानी इसकी वजह से एक एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी देखो, उसको एक तरीके से और लिखते हैं G मास ऑफ अर्थ इंटू m इंटू आर। ये होती है, माइनस में होती है, तो हमें वो सब डील नहीं करना है कि माइनस में है क्या है, ये चीज है हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसको इतना तेज दौड़ाना है, इतना तेज दौड़ाना है कि इतना तेज दौड़ाना है इसको कि इसके पास एक वेलोसिटी v हमें देनी पड़ेगी कि इसकी ये वाली वेलोसिटी इस एनर्जी के बराबर अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर ले। तो ये वाली जो बॉडी है तुम्हारी, यानी ये जो सैटेलाइट है या जो भी है, ठीक है, वो कहां पहुंच जाएगी, एट इंफिनिटी। कहां पहुंच जाएगी, एट इंफिनिटी। तो क्या होगा कि ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी बराबर हो जानी चाहिए। ये आपको 11th में और क्लियर होगा। एक्चुअल में क्या है, ये निगेटिव होती है। निगेटिव का मतलब है पुल ऑफ, निगेटिव का होता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी ये अट्रैक्शन एनर्जी होती है जो इससे उधार ली हुई है। जब हम इसको दे देंगे वापस तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और जैसे फ्री होगा तो ये आपकी ग्रेविटेशनल पुल से दूर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये काइनेटिक एनर्जी और लिख लेनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए हाफ m v का स्क्वायर, ये होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अच्छा एक और बात समझ लेना, ये जो प्लैनेट है तुम्हारा, वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत ही पास में घूम रहा होगा। ठीक है, वरना फिर ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हाफ m ve का स्क्वायर इज इक्वल टू g बड़ा m छोटा m बाई r। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, m से m तो निपट गया, तो क्या मिला, तो मिला ve का स्क्वायर इज इक्वल टू जी m अपॉन r और इंटू 2। ठीक है, ये वाला आ गया। तो ve क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास मिल गया 2g m बाई r और इसका रूट। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है। अर्थ के बारे में हम डील करेंगे क्योंकि हम अर्थ से ही लॉन्चिंग करते हैं मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर लॉन्चिंग हमारी क्या अर्थ पे है, तो हम अर्थ के बारे में डील कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू पूछता है, तो फॉर अर्थ, तो अर्थ के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, वी जो होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर में, तो लिख देना क्या होगी, पर सेकेंड। अगर इतनी तेज आपने किसी बॉडी को वेलोसिटी दे दी तो वो आपकी बॉडी, मतलब आपकी जो बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप हो जाएगी, यानी फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बुक्स में या आपके कॉम्पिटिशन सवाल जो आते हैं उसमें ये फॉर्मेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो समझना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं इसको, देखना जरा। तो क्या मैं ve को ऐसे लिख सकता हूं, 2gm बाई आर स्क्वायर, यानी मैंने एक r यहां पे ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी तो बैलेंस रहेगी ये। देखो अब तुम इसको पहचानते हो बहुत अच्छे से। किसको पहचानते हैं हम लोग,
इसको पहचानते हैं। पहचान पा रहे हो कि नहीं? ये देखो, पहचान पा रहे हो इसको? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब तुम्हें जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है VE इज इक्वल टू 2GR। ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका, ये ज्यादा बेटर होता है क्योंकि हमें रेडियस ही मालूम होगा और हमें G पता होगा। G तो हमेशा पता होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये वाली वैल्यू भी आप याद रखेंगे। ठीक, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। डन। अच्छा, अब चलें आगे। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसको अब हम समझते हैं। देखिए, अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, समझना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम V0 से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? V0 से। इस कैप को हमने किससे दिखाया है? VE से। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना जरा, अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें निकालना है तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है और ये है हमारी सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट को हम क्या करेंगे? बहुत ही क्लोज कंसीडर करेंगे, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है अर्थ सरफेस से, ये, ठीक है, ओके। अब देखिए, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि इसी में घूम रहा है। तो ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक r, और ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अच्छा, यहां पे हमारा क्या, एक प्लैनेट है, ठीक है, जिसका सॉरी सैटेलाइट है, ये क्या है? सैटेलाइट। तो और ये घूम रहा है किसी वेलोसिटी v से। अब सुनो, तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा, ये हम टोटल क्या मान सकते हैं यहां से यहां तक? r। ये क्या है हमारा? r। तो r जो है वो हमारा क्या है? r प्लस h। तो h जो है वो बहुत छोटा है किससे? r से। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल r जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? r ही होगा। सही है। अब समझना, अब ये बताओ, अगर किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जो रेडियली इनवर्ट काम करती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम उस सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो देखो क्या आएगा। अच्छा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, ये भी समझ में आना चाहिए। तो देखो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो होता है मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ये होगा r। तो यहां पे r हमारा क्या है? कैपिटल R है, तो हम क्या लिख देंगे? m v0 स्क्वायर बाई r, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ग्रेविटेशनल पुल भी तो होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की बात करें हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आप बात करेंगे तो क्या होगा? Gm बाई r स्क्वायर। तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी। तो देखो क्या हो गया, इसका मतलब कि, अच्छा, एक बात और याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्या याद रखना? इट इज नॉट अ ट्रू फोर्स, इट इज नॉट ए ट्रू फोर्स। ये कभी भी ट्रू फोर्स नहीं होती, ठीक है, ये आपको 11th में अच्छे से और क्लियर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहती है कि जो अंदर की तरफ लग रही है जो भी फोर्स है वही मैं हूं, तो ये ट्रू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे m v0 स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? Gm इंटू एम बाई r स्क्वायर। तो m से m क्या हो गया? वैनिश। एक पावर इससे भी कम कर लो तो क्या आ गया हमारे पास? तो हमारे पास आ रहा है v0 इज इक्वल टू रूट ऑफ Gm बाई r। क्या आ रहा है? रूट ऑफ Gm बाई r। अब इसको अगर हम और देखें तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो इस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट Gm अपॉन r इंटू r। कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या आ जाएगा?
तो इसको पहचान रहे हो, जी एम बाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इनटू आर। ये हमारा क्या हो गया, वी नॉट। ये भी तुम्हें याद रखना है। अब देखो अर्थ के लिए जो वी नॉट की वैल्यू होती है फॉर अर्थ, वो अप्रोक्सीमेटली होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाती है। तो ऑल राउंड अगर हम कर दें, राउंड ऑफ करें, तो ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए और समझते हैं इसको। देखो तो अब हमारे पास क्या मिल रहा है, अब नोट करके देखते हैं कुछ चीजें। नोट नोट तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो क्या मिलेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर वो है हमारे पास, तो हमारे पास क्या था, तो देखो सबसे पहली चीज हमारे पास VE कितना है, तो हम लिखेंगे 2GR अंडर रूट। चलो ठीक है। V नॉट कितना है हमारे पास, तो अगर हम V नॉट की बात करें, V नॉट तो कितना है, अंडर रूट GR। तो हम ये बोल सकते हैं कि VE को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट GR। लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि VE जो है वो अंडर रूट 2 इंटू V नॉट होगा। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि V इज टू V नॉट की वैल्यू बोलो, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 2:1। क्या बोलोगे, √2:1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए और जरा, देखिए देखिए एक सवाल और करेगा तुमसे, सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या पूछ सकता है तुमसे, देखो एक चीज ये ध्यान रखना, आपसे ये कह सकता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारे पास सैटेलाइट है जो यहां पे मजे से घूम रहा है, कितना तेज, V नॉट से। तो तुमसे सवाल ये पूछेगा कि ये बताओ कि इस सैटेलाइट को हम कितनी वेलोसिटी और दे दें कि ये जो है वो स्कैप हो जाए, ये क्या हो जाए, स्कैप हो जाए। अब थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कहना क्या चाहता है वो। देखो वो ये कह रहा है कि हमको यहां पे कितनी वेलोसिटी मिल जाए और, ठीक, जिससे कि अब ये तो थी, हमने ये और दे दी, तो टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हो गई हमारे पास V प्लस V नॉट। तो ये किसके बराबर हो जानी चाहिए, VE के। तो हाउ मच वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड व्हेन इट ऑलरेडी हैज ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी अगर उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो कितनी वेलोसिटी और दे दें कि वो क्या कर जाए, स्कैप कर जाए। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि V इज इक्वल टू हमें चाहिए VE माइनस V नॉट। कितना चाहिए बताओ, VE माइनस V नॉट। अगर VE माइनस V नॉट चाहिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VE, तो VE होता है, कितना होता है, √2 V नॉट माइनस V नॉट। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या पूछेगा, देखो तो हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1 इंटू V नॉट। इतनी हमें वेलोसिटी चाहिए। चलिए ठीक है। ऑर्बिटल में अगर लिखना हो तो यहां पे √2, यहां पे क्या कर देना, अगर हमें ये लिखना है तो हमें क्या कर देंगे, ये कर देंगे 1/√2 इंटू V। मतलब अगर हमें ये उसमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, √2 माइनस 1 इंटू VE बाई √2। ठीक है यार, इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/√2 इंटू VE। इतनी वेलोसिटी, ये इन टर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी हो गया, और ऊपर वाला इन टर्म ऑफ क्या हो गया, वो हो गया इन टर्म ऑफ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब एक और बात ये पूछेगा तुमसे, देखो और क्या पूछेगा तुमसे, ये पूछेगा कि हाउ मच % ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंक्रीज
सुनना, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंक्रीज, ठीक है, टू स्कैप, यानी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितना बढ़ा दिया जाए कि ये अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को छोड़ के क्या हो जाए, स्कैप हो जाए। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेस टू एस्केप, क्या कर जाए, स्कैप कर जाए। तो ये बताओ स्कैप करने के लिए तुम्हें कितनी और चाहिए थी, इतनी चाहिए थी, यानी इतनी थी, यही तो मतलब, इतना तुम्हारे पास आ गया। तो हाउ मच परसेंट इज इंक्रीज, तो यही तो चेंज है तुम्हारे पास, कितना बढ़ाना है ये हमें पता करना है, तो हमें इतना बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में कैसे बताते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, यानी वी नॉट थी तुमने इतनी और बढ़ा दी, तो चेंज कितना आया होगा, इतना ही तो आएगा भाई। आपके पास वी नॉट थी, आपने ये और कर दी, तो चेंज कितना है, दिस और दिस, तो ये डिफरेंस ही तो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हाउ मच परसेंट इज इंक्रीज, तो आप लिखेंगे √2 - 1 अपॉन वी नॉट इंटू वी नॉट इंटू 100%, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अबाउट 0.441 इंटू 100, तो कितनी आ रही है, अबाउट 44.1%। कितनी आती है, 44.1% के आसपास आपको इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है। तो क्या करेगा, स्कैप कर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, इसका आंसर अगर 44 नहीं होगा तो ऑल अराउंड आप इसको 45 के आसपास लगा देना, ठीक है। चलिए, चले आगे। चलिए देखिए, आइए, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, ये पढ़ना है हम लोगों को। तो अगर हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करें तो देखिए क्या होगा हमारे पास। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो कितना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसने जो है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि केपलर कौन था, तो ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट था, लेकिन और स्पेसिफाई करें तो ये एस्ट्रोनॉट था, ठीक है। साइंटिस्ट तो था ही, उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसने कितने लॉ दिए थे, तो इसने केपलर्स प्लैनेटरी मोशन में 3 लॉ दिए थे। तो हम पहली बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ, तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें इसमें, ठीक है, फर्स्ट लॉ को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होगा तो वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है ये समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ में इसने ये बोला कि अर्थ, जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट तो नहीं बल्कि इसने प्लैनेट के बारे में बोला था, प्लैनेटरी मोशन है, तो इसने ये बोला था कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ, ठीक है, रोटेट करते हैं इन एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो क्या बोला था इसने, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ये इसने बोला था। कैसे पाथ पे घूमते हैं वो, इलिप्टिकल पाथ पे। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है।
दूसरी बात देखो, इलिप्स जो होता है, अब थोड़ा सा मैं इलिप्स के बारे में तुम्हें बता देता हूं। देखो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक स्पेशल केस ऑफ सर्कल होता है। सॉरी, सर्कल जो है वो इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, समझना। तो ये हमारे पास अगर इलिप्स है, ये अगर हमारे पास इलिप्स है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक हो गया और ये हो गया, तो ये इसका सेंटर कहलाता है। ये इसका कहलाता है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ये कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, इसके पास दो फोसाई होते हैं, यानी दो फोकस होते हैं। तो एक फोकस अगर यहां पर है, दिस इज फोकस, तो एक फोकस यहां पे कहीं पे होगा, ये फोकस, ठीक। ये दो फोकस होते हैं इसके पास। तो अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो ये सेकंड हो जाएगा। तो उसने सेकंड जो बात बोली थी इसमें स्टेटमेंट में, वो यही थी। उसने ये बोला कि जो भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसने बोला कि सन जो होगा, अब उसने क्या बोला कि सन जो होगा वो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस की पोजीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। यानी क्या बोला उसने, सन इज दी वन फोकस, sun is the one focus of the two foci of an ellipse। यानी जिस इलिप्स में वो घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में, उसमें से एक ये होगा। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है तुम्हें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बनाइए इसको, तो ये बात समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब हम इसमें पढ़ना चाहेंगे व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को, चलें, आइए देखिए। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, देखिए। अब हम इसका पढ़ते हैं सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ, सेकेंड लॉ। चलिए सेकेंड लॉ को समझते हैं। देखिए सेकेंड लॉ में क्या बोला इसने, समझना। अगर हमारे पास ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है, ठीक, और यहां पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सन है। ये क्या है हमारे पास, सन। अभी मान लो कि हमारा प्लैनेट यहां पर है, दिस इज प्लैनेट एट पोजीशन ए, और ये घूमकर यहां पर आ गया एट पॉइंट 2, ठीक। तो ये हो गया। अगर हम इसकी यहां से ये पोजीशन लोकेट कर लें, ये कर ली, चलो ठीक है। अब फिर ये मान लीजिए यहां पर आ गया सी, और फिर ये यहां पर आ गया, मतलब डी। तो फिर पोजीशन लोकेट कर लो, ये कर लिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला था, उसने ये बोला कि मान लीजिए अगर उसे यहां से यहां तक जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, ठीक, मतलब कोई टाइम लग रहा है, और इसको इधर से इधर आने में भी डेल्टा टी टाइम लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसने ये बोला कि ये देखो ये कुछ एरिया स्वैप करेगा, कर रहा है कि नहीं, ये एक एरिया स्वैप कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं A1, और ये भी एरिया स्वैप कर रहा है, इसको मान लेते हैं A2। तो उसने ये बोला कि जो भी प्लैनेट है
it will swap equal area in equal interval of time. It will swap equal area in equal interval of time. ठीक है ना? तो क्या है, उसने ये बोला कि it will swap area per unit time is same. यानी क्या बोला उसने, देखो इसने ये बोला कि planet move area per unit time is equal. Planet move या planet swap area per unit time is equal. यानी A अपॉन T क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्या रहेगा बताओ, ये कांस्टेंट रहेगा. मतलब कि अगर हम A1 अपॉन डेल्टा टी कर दें और यहां पे A2 अपॉन डेल्टा टी कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सेम एरिया मिल जाएगा. यानी दिस विल बिकम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होगा. अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, एरिया पर यूनिट टाइम. तो इसको कहा जाता है एरियल वेलोसिटी. तो तुम्हें याद रखना है एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट क्या रहती है, कांस्टेंट. क्या रहेगी बताओ, कांस्टेंट रहेगी. लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. मतलब यहां पे अगर वेलोसिटी v1 है तो यहां पे वेलोसिटी v2 होगी और यहां पे वेलोसिटी v3 होगी और यहां पर वेलोसिटी v4 होगी. तो तुम्हें क्या याद रखना है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. क्या याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज नॉट कांस्टेंट. तो क्या चीज कांस्टेंट नहीं होती, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती. क्या कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी. क्या कांस्टेंट होगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. ठीक है, इससे ज्यादा आपसे कुछ इसमें डील नहीं करेगा. अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ एरिया. तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया. क्या कहते हैं हम इसको, लॉ ऑफ एरिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया. ठीक है, चलो बनाओ इसको. हो गया, चलिए आगे बढ़े. देखिए देखिए इसी में एक और चीज समझते हैं हम लोग. देखिए एक और चीज समझते हैं. मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इलिप्स है. ठीक, अगर ये इलिप्स है हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है कि ये हमारे पास इस तरह से ये पॉइंट होगा. तो ये अगर सन है हमारे पास, दिस इज आवर सन. ठीक है, और एक ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं फार्थेस्ट पॉइंट. क्यों, क्योंकि प्लैनेट कभी भी सन से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता. उसे क्या बोलते हैं, फार्थेस्ट पॉइंट. फार्थेस्ट पॉइंट. अच्छा, इसको कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एपोजी. क्या कहते हैं इसको हम लोग, एपोजी. इसकी क्या होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट.
क्लोजेस्ट पॉइंट, और इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पेरिजी, पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एपोजी और पेरिजी के बारे में बात करें तो आपसे एक सवाल करेगा। देखिए, आपको याद रखना है कि जब प्लैनेट जब सन से प्लैनेट बहुत दूर होता है तो वो क्या करता है, स्लो मूव करता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, प्लैनेट मूव स्लोएस्ट, इससे कम स्लो नहीं कर सकता। अब अगर यहां पे स्लो मूव कर रहा है तो क्या करेगा, जैसे जैसे ये सन के पास आने लगेगा, इसकी रोटेशन की रफ्तार जो है, यानी चलने की जो रफ्तार है, रोटेशन की तो नहीं, चलने की जो रफ्तार है वो क्या होने लगेगी, बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रही है लगातार तो क्या होगा, यहां पे जब ये प्लैनेट आ जाता है, जब यहां पे प्लैनेट आ जाता है तो क्या लिखेंगे, प्लैनेट मूव फास्टेस्ट, यानी यहां पे क्या करता है, सबसे तेज घूमेगा। अब देखो, अगर तुमसे कोई ये कह दे कि चलिए ठीक है, मान लो कि एक प्लैनेट यहां पर है और एक प्लैनेट यहां पर है, यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई है। आपसे कोई बोल दे कि बताओ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट किसमें ज्यादा या किसमें कम होगी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम फौरन यहां पे क्या करोगे, डिस्टेंस बना दोगे, ये और ये बना दिया, तो आप बोलोगे इसको आर एक्स मान लो और इसको आर वाई मान लो। तो तुम बोलोगे कि आर एक्स जो है वो आर वाई से क्या है, बड़ा है, तो जिसकी डिस्टेंस बड़ी होती है उसकी वेलोसिटी छोटी, तो वी एक्स छोटा होगा किससे, वी वाई से, बस खत्म। इतना छोटा सा सवाल तुमसे पूछा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये ध्यान रखना है, पेरिजी क्या होता है, एपोजी क्या होता है, फार्थेस्ट पॉइंट को एपोजी कहते हैं और क्लोजेस्ट पॉइंट को पेरिजी कहते हैं। और अगर बहुत दूर है तो क्या कहते हैं, प्लैनेट मूव स्लोएस्ट, और अगर इसके बहुत पास है तो क्या बोलते हैं, प्लैनेट मूव फास्टेस्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, प्लैनेट मूव फास्टेस्ट। तो ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, बना लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? चलिए देखिए अब आगे। चलिए अब हम इसमें शुरू कर लेते हैं आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, तो ये आपका कैपलर्स का लास्ट लॉ है जो उसने बोला था। देखिए उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि हमारा ये एक इलिप्स है इस तरह से, ठीक है, ये इलिप्स हो गया हमारे पास, दिस इज इलिप्स, ये इलिप्स हो गया, ठीक। और हमारा जो सन है वो यहां पे कहीं मान लेते हैं, ये सन हो गया, दिस इज आवर सन। अब अगर हम ये बोलें कि अगर हमारा प्लैनेट यहां से रिवॉल्व करना शुरू करता है, दिस इज आवर प्लैनेट, तो अगर ये प्लैनेट है और ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव करता हुआ ये आगे आ रहा है, तो अगर हम तुमसे ये बोलें कि अब देखो ये क्या करेगा प्लैनेट, ये प्लैनेट फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां, ऐसे बहुत सारी लोकेशन अपनी ये बताता रहेगा। जैसे ये हमने मान लिया R1, ये हमने मान लिया R2, ये हमने मान लिया R3, फिर ये हमने मान लिया R4, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका एक एवरेज डिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज डिस्टेंस। तो अगर हम इसका एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं R। तो देखो R को ऐसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, इस तरह से ले लिया, डिवाइडेड बाई n। तो ये एक एवरेज डिस्टेंस होती है आपकी इसकी, ठीक है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास आर। तो इसने क्या बोला, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। तो आपका ये जो कैपलर था उसने ये बोला था कि अगर सन का टाइम पीरियड, सॉरी प्लेनेट का टाइम पीरियड अगर हमारे पास t है, कितना है t, तो उसने ये बोला था कि इन दोनों में एक रिलेशन होगा। क्या होगा इन दोनों में एक रिलेशन, ठीक है। तो वही रिलेशन हम लोगों को इसमें निकालना है अभी। चलो तो ठीक है ये, तो इसने क्या बोला, देखो इसने ये बोला कि अगर हम किसी भी प्लेनेट के टाइम का स्क्वायर कर दें, मतलब टाइम पीरियड का, और इसके ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब कर दें, देन दे आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है फिर तो हम ये बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा किसी भी एक प्लैनेट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे सेट करेगा तुम्हारे लिए, वो ये बोलेगा कि आप ऐसा मानिए कि एक कोई प्लैनेट है हमारे पास T1 स्क्वायर और उसका ऑर्बिटल रेडियस है R1 क्यूब, फिर एक दूसरा कोई प्लैनेट है T2 स्क्वायर, टाइम पीरियड है, उसका ऑर्बिटल रेडियस है TR2 क्यूब। तो तुमसे बोलेगा कि T1 अपॉन T2 या कुछ इसमें रिलेशन देगा, तुम्हें ये और ये दे देगा, ये गायब कर लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, इस तरह से। तो हमें क्या याद रखना है, तो हमें याद रखना है कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें यानी रेशियो ले लें तो क्या मिलेगा, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। ये आपको मेमोराइज कर लेना है, बस इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इस पे ही हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको एक और चीज आपको याद रखनी है, दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए, तो दिस इज अबाउट योर ग्रेविटेशन। बस इसमें एक टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है, दैट इज योर फ्लोटेशन, यानी प्रेशर क्या होता है, बायंसी क्या होती है, ठीक है, यानी फ्लूइड एक तरह का बचा हुआ है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वो सब, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो अभी हम लोग इस पर अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी मैं इस पर ही तुम्हें बता देता हूँ इस पर न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। चलें, देखिए समझिएगा। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द टाइम पीरियड ऑफ ए planet is 84 days. 84 days. What is the time period of the planet? What is the time period of the planet whose
whose radius 4 times the whose orbital radius, ठीक है, whose orbital radius is 4 times the first planet, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वो समझ लेते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 678 डेज, बी ऑप्शन है 672 डेज, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 598 डेज, और डी ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दीज, ठीक है। ये सवाल आपसे डिस्कस हो रहे हैं, तो चलिए करते हैं इसको, देखिए। चलिए आप ट्राई कर लीजिए, 1-2 मिनट ले लीजिए, आप 1 मिनट में ही करिए, 2 मिनट क्यों, 1 मिनट में ओवर करिए इसको। सिंपल है, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R³ का R1/R1 का होल क्यूब, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, देखिए आइए। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर हम डिस्कस कर लें तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे समझना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए R1/R2 का होल क्यूब, समझना। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इस टाइम पीरियड को, ये जो T1 है वो कितना है हमारे पास 84 डेज, तो मैं इसको अभी T मान के चल रहा हूँ और मुझे T2 निकालना है। तो मैं लिखूंगा कि T/T2 का होल स्क्वायर, इसको R मान लो तो ये कितना हो गया 4R, और इसका होल क्यूब, ये कट गया, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा T/T2 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर 2 × 3 × 1/2, ये 1/2 हो जाएगा तो ये कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया 1/8, तो यानी T2 कितना आ गया, तो 8 × T, तो क्या करेंगे 84 × 8, तो कितना आएगा 32, और 8 8 64 और 3 72, तो 672 डेज। तो विच वन इज राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं आप लोगों के, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, इसमें बर्डन नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलिए तो अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए एक सवाल और पूछेगा तुमसे, ठीक है, एक और सवाल करते हैं, रब करें इसको। चलिए देखिए इसको रब कर लेते हैं। देखो एक सवाल पूछेगा तुमसे, फाइंड द टाइम पीरियड, क्या है सवाल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ व्हेन weight on the equator of a body is 0, अच्छा सवाल है ये, चाहे तो आप इसका डेटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपके पास 2π√R/G, बी ऑप्शन है आपके पास 2π√G/R, सी ऑप्शन है आपके पास 1/2π√G/R, और डी ऑप्शन है आपके पास
डी ऑप्शन है हमारे पास 1/2π√r/g। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलो समझते हैं। अच्छा सवाल है, काफी स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही बुरा सवाल नहीं है, इट इज वेरी गुड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये आपके। तो अब तुमसे ये कह रहा है कि टाइम पीरियड बताइए। देखिए, टाइम पीरियड सबसे पहली चीज, टाइम पीरियड को अगर निकालना है हमें, तो देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं, कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं। 50-50% आप इसमें एलिमिनेट मार देंगे। कैसे? इसमें आप डायमेंशन को देख सकते हैं, यानी यूनिट को। तो r क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, रेडियस है तो मीटर में ही होगा। और g क्या है? ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो ये मीटर में होगा और ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा मीटर, मीटर कट जाएगा सेकंड स्क्वायर, यानी ये आंसर हो सकता है। ये तो अब होगा ही नहीं। और ऐसा और कोई है? यस, ये भी नहीं होगा। अब या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 2π ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए अब आपको तुम्हें करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये भी 2π ये भी 2π सब 2π कर देता तो कहानी खत्म, आंसर ऐसे ही मार देते हैं। ठीक है, अब करते हैं। देखो, तो वेट एट द इक्वेटर जीरो होने का क्या मतलब है? वेट एट द इक्वेटर यानी वेट कहीं पर भी तब जीरो होता है जब वहां पर वेलोसिटी ग्रेविटेशनल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ग्रेविटी वहां जीरो हो गई तब ऐसा होगा। तो बताओ वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, तो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी पढ़ी थी? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, पढ़ी थी कि नहीं? हाँ, तो अगर ये कह रहा है कि वेट जीरो होना चाहिए तो वहां पे जी क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो क्या लिखेंगे कि डब्ल्यू ई यानी डब्ल्यू एट इक्वेटर अगर जीरो हो रहा है तो इंप्लाइज दैट वेलोस ये एट इक्वेटर भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ये क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? अगर ये जीरो होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है हमें बताओ। तो हम अब हम लोग बोलेंगे इसमें कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, जी बाई आर। अच्छा चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो ओमेगा को हम क्या लिख पाएंगे? अंडर रूट जी बाई आर। अब देखो, मैंने ओमेगा तुम्हें पढ़ाया था, ओमेगा क्या होता है तो मैंने बताया था 2π अपॉन टाइम पीरियड, याद आ गया? 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर ये है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, तो हम लिखेंगे 2π अंडर रूट 2π बाई दिस अंडर रूट जी बाई आर। सही? तो हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे? ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये पलट जाएगा, तो यानी क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर बाई जी। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, अब कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है तुमसे। क्या पूछेगा? इसकी वैल्यू बता दो। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने बैठ जाएं, ठीक है ना, अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो थोड़ा देख सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वो ऑल अराउंड आपकी आती है, यानी टी की वैल्यू जो है वो लगभग आती है 84.6 मिनट। थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर पे, 84.6 या 84.9 के अराउंड आती है। 84 तो होता ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम डेटा इसका याद रख लेना। कैसे निकालोगे? तो टी में क्या पुट कर देना? टी में पुट कर देना 2π अंडर रूट आर बाई जी, है ना। तो इसमें ये वैल्यू लगा देना 2π अंडर रूट 6400, है ना। किलोमीटर को किसमें बदल देना? मीटर में। और ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आएगा तुम्हारे पास वो सेकंड में आएगा। फिर उसको क्या करना? जो भी आंसर है उसको 60 से क्या कर देना? डिवाइड। तो किसमें बदल जाएगा? मिनट में। तो ऐसा कर लेना तो तुम्हें 84 के अराउंड मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, बहुत प्यारा सवाल है ये। ठीक है, अगर आया तो एकदम मजा आ जाएगा तुम लोगों को।
ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछेगा। चलो और मैं तुम्हें थोड़ा इसी तरह का क्वेश्चन और कराता हूं, देखो कैसे समझना। चलिए रब करें अब हम इसको, समझ गए पूरा, मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया आपके लिए, ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी बता दिया, कैसे आएगा ये बता दिया, ये भी निकाल लिया, क्या होना चाहिए वो सब, हर चीज हमने इसमें डिस्कस कर ली। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब, आइए देखिए। देखो क्वेश्चन समझो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इफ, क्या है सवाल, इफ अर्थ स्टॉप टू रोटेट, इफ अर्थ स्टॉप टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपनी एक्सिस पे उसने घूमना क्या कर दिया, बंद, देन दी वैल्यू ऑफ दिल्ली, वैल्यू ऑफ जी ऑफ, चलो कहीं और ले लेते हैं, कानपुर, इज ए रिमेन्स सेम, यानी जैसे घूमने से पहले थी वैसे ही रहेगी घूमने के बाद, बी इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस, और डी कांट से, या नन ऑफ दीज। कांट से तो नहीं देगा आप लोगों के ऑप्शन में, कांट से अगर दे दे तो उसका मतलब यही होता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब कुछ तो नहीं होगा, है ना, घटेगी बढ़ेगी, सेम सारे पॉसिबल ऑप्शन तो दे रखे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें एक और सवाल करेंगे हम इसी टाइप का, फिर आगे हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, बताओ बच्चों क्या होगा इसमें आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने जितना तुम्हें नॉलेज दे दिया दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, 11th के तक भी आपको वो काम आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, बस आप अपने नोट्स को ज्यादा ध्यान से और अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों का कुछ आने वाला नहीं है। चलो बताओ, देखो अब समझते हैं इसको। देखो मैंने तुम्हें लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, अगर हम ये बोल लें, चलो हमने मान लिया कि हमारा ये ग्लोब हो गया, दिस इज अवर ग्लोब, ठीक है, यह हमारा अर्थ है। चलिए साहब ये अर्थ हो गया हमारा, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, दिस इज अवर इक्वेटर। अब अगर ये मेरा सेंटर है, समझना बात को, अगर ये मेरा सेंटर है, तो अगर मान लो कि यहां पे कहीं पर इंडिया आती है, यहां पे कहीं मान लो इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया अगर यहां पे कहीं पर है तो हम मान लेते हैं कि चलो कानपुर हमारा यहां पे होगा, दिस इज अवर कानपुर। ठीक है, ये कानपुर है हमारे पास। अब तुम अच्छे से जानते हो अगर यहां कानपुर है तो इट विल मेक सम एंगल थीटा, बनाएगा कि नहीं। अगर थीटा बनाएगा तो कानपुर पे क्या होगी वैल्यू ऑफ जी, तो जी एट एनी प्लेस मैंने क्या बताई थी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, बताई थी कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसका घूमना यानी इसका जो रोटेशन था वो जीरो हो गया, समझ गया, एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम जीरो। अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई तो हम क्या लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू जीरो का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो क्या हुआ, जी डैश हो गई। अब समझना बात को, पहले क्या था, जी माइनस समथिंग, अब क्या है, जी ही है। तो बताओ पहले आप घटा रहे थे, अब घटा ही नहीं रहे हो, तो वैल्यू क्या कर रही होगी, मस्ट बी इंक्रीज। क्या कर गई, इंक्रीज कर गई कि नहीं, डिक्रीज तो नहीं करेगी ना, क्योंकि इसमें से कुछ घटा रहे थे हम, सही है। अब क्या कर रहे हैं, अब घटाना तो खत्म हो गया क्योंकि घूमना बंद हो गया, थीटा जीरो नहीं हुआ है। थीटा अगर जीरो हो गया तो ये तो 90 हो जाएगा, ओ सॉरी 1 हो जाएगा, तो बढ़ा देगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं। तो
ये हर जगह पर बढ़े, इक्वेटर पे भी अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे भी घट जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां भी बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, समझ गए नहीं। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। क्या आंसर दोगे, इंक्रीजेस। तो क्या आंसर आ रहा है बताओ यहां पे हमारा, इंक्रीजेस। क्या आंसर आ गया, इंक्रीजेस। डन। चलिए अब एक और सवाल करता हूं तुमसे मैं, यही सवाल है सेम, अब थोड़ा सा बदलते हैं। तो ये इसका आंसर लिख लो जल्दी से, ठीक है। इफ द अर्थ स्टॉप रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। क्या पूछ गया अब तुमसे, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर इज, ऑप्शन अभी भी यही है तुम्हारे पास, ऑप्शन अब भी यही है, ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं है। बताइए अब कह रहा है इक्वेटर पे, ओ सॉरी पोल पे क्या होगा जी ऑफ वैल्यू, जी का वैल्यू पोल पे बोलिए। कैसे बोलना है, समझो अब बात को। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एट पोल, अगर हम पोल पे डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर पोल पे डिस्कशन हो रहा है तो आप अच्छे से जानते हो वैल्यू ऑफ जी एट पोल क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल क्या होगी ये बताओ। तो अगर हम वैल्यू ऑफ जी एट पोल पे बात करें तो क्या होगा, तो अगर हम समझें तो बताओ, जब वो घूम रही थी, यानी पहले मान लेते हैं हम ओमेगा 0 नहीं है, जब नहीं था तो बताओ वैल्यू ऑफ जी एट पोल कितनी थी, जी, ठीक है नहीं। अब अगर ओमेगा 0 हो भी जाए तो इसमें तो कुछ फैक्टर ही नहीं था ना ओमेगा वाला, यानी ओमेगा से इसको कोई लेना देना नहीं, चाहे अर्थ घूमे या ना घूमे, तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, तो इसका आंसर होगा रिमेन्स सेम। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोल को छोड़ने के बाद जितनी भी जगह होंगी वहां पे वैल्यू ऑफ जी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। डन। ये सबसे प्यारा सवाल है, इसके तीनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं, स्टैंडर्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो इसमें हमने ये समझ लिया कि अगर जमीन घूमना बंद कर दे तो पोल को छोड़कर हर जगह पर क्या होगा, अपनी वैल्यू को, जी की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। लेकिन पोल पे क्या रहेगा, पोल पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, तो ये कांस्टेंट रहता है, चाहे जमीन घूमे या जमीन ना घूमे, अपनी वैल्यू ये कितनी शो करेगा, जी ही शो करेगा, जी के अलावा और कुछ शो नहीं करेगा। डन। चलिए आगे बढ़े अब। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या की कि अगर इक्वेटर पे हमारा वेट 0 हो जाए, इक्वेटर पे वेट अगर हमारा 0 हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारे यहां 0 हो जाए तो हमारा टाइम पीरियड कितना लिखा था, 2-3 बार याद कर लेना उसको, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 84.6 मिनट के अराउंड आती है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, रूट जी आर। एस्केप कितनी होती है, 2 जी आर। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो हमने पढ़ा कि वीई जो होती है वो V0 इंटू √2 टाइम्स होती है। तो ये सारे डेटा आप लोगों को याद होने चाहिए एकदम, ठीक है, फ्रीक्वेंटली एकदम याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, अगर ये चीजें अब ये समझ में आ गया तुम्हें, अब समझना। और देखो, अगर हम ये बोलें तुमसे कि चलो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, गुड, अच्छी चीज है ये। अब क्या करना है, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब। हाँ, चलिए देखिए, या कुछ, चलो तुम्हें मैं
लास्ट ईयर की प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ कुछ, ठीक है। बाकी हम लोग करेंगे कल इसमें न्यूमेरिकल अच्छे से। देखिए बहुत ही बकवास सवाल पूछे हैं तो तुम देखते ही उड़ा दोगे एकदम, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे 2000 कितने में पूछा है ये आपने, ये आपसे पूछा गया है 2016 नहीं 2016-17, ओके 16-17। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses is F. How will this force change when distance between them is reduced to half। ए करो जल्दी से, ऑप्शन लिखने से पहले ही कर दो। 4F 2F F/2। अब बताओ इसमें दम है क्वेश्चन में, बोलो कुछ दम है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। क्या बोला था तुमसे, बताओ जल्दी से। न्यू फोर्स अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू R अपॉन R डैश और इसका होल स्क्वायर। तो बताओ पहले R मान लो, अब कितना कर दिया उसने, हाफ, तो 1/2 ऑफ R का होल स्क्वायर, R से R कट गया तो क्या आ गया, F डैश इज इक्वल टू 4F। तो विच वन इज राइट आंसर, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इधर लिख देता हूं मैं, क्या है देखो। एन ऑब्जेक्ट वेट 12 न्यूटन when measured on the earth surface, what would be its weight? What would be its weight when measured on the surface of moon? सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 12 न्यूटन, बी है आपके पास 1 न्यूटन, सी है आपके पास 3 न्यूटन और डी है आपके पास 2 न्यूटन। ठीक है, ये हमें करना है, तो समझते हैं। देखिए तो क्या इसको रब कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इतना, तो वेट ऑन अर्थ कितना है, तो वेट ऑन अर्थ अगर हम बात करें, वेट ऑन अर्थ जो है वो 12 न्यूटन है। तो आपसे कह रहा है वेट ऑन मून कितना होगा, ये बता दो। तो देखो वेट कुछ भी हो, तो हम वेट और मून अगर पता करें तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, मास इंटू जी एट मून। तो क्या होगा, m इंटू, आप जानते हैं g/6 होता है, तो क्या आ गया, m इंटू जी अपॉन 6। इसको क्या कहते हैं, वेट ऑन अर्थ। तो कितना है वेट ऑन अर्थ,
12 न्यूटन बाई 6, कितना आ गया 2 न्यूटन। तो विच वन इज राइट आंसर? डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर फ्लोटेशन। ठीक है, थैंक यू।